ओके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा कर रहे हैं वैक्सीन पर। सबके जहन में ये सवाल है कि वैक्सीन के क्या कोई साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, हो सकते हैं क्या? हमें ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए? बहुत देख लेते हैं कि औरों को लग जाए फिर हम लगवाएंगे। तो इसका आज इंसान मेडिसिन के बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज निश्चल आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो डॉक्टर नीरज, लोगों के मन में बहुत सवाल है अभी वैक्सीन को लेके, डर भी है। हालांकि बहुत लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार भी हो रहा था। तो अब जब वैक्सीन आ गई है तो लोगों को लगता है कि अभी हम दूसरों को देख लें, उनको लग जाए वैक्सीन, उसके बाद हम देखेंगे कि हम लगवाएं कि ना लगवाएं। तो क्या वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? देखिए, ये सबके मन में एक काफी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वाजिब क्वेश्चन भी है कि आफ्टर ऑल की ये वैक्सीन है। लोगों का मानना है कि बहुत जल्दी तैयार हुई है, तो क्या इस तैयारी में कहीं कुछ कॉर्नर्स कट किए गए हैं, सेफ्टी पे कोई हमने कॉम्प्रोमाइज किया है क्या, इसके एफिकेसी पे हमने ध्यान नहीं दिया है? तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस लोगों के मन में है। तरह तरह के सोर्सेस से उन्हें अजीब अजीब के इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो मैं आपके थ्रू लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये वैक्सीन जो है, जो डेवलप किया गया है, टाइम भले कम लगा है, लेकिन उस टाइम कम लगने के पीछे जो रीजन है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। आज के समय में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मेकअप है वो हम फटाफट हम समझ पाते हैं, उसको हम देख पाते हैं क्या है, किस पार्ट को यूज करके हम एंटीबॉडी बनवा सकते हैं बॉडी में। तो इसलिए इन सब एडवांसमेंट के चलते हम इस वैक्सीन को काफी फास्ट वे में बना पाए हैं। और सिंस ये पैंडेमिक का टाइम था तो केसेस जिसमें जो लोगों के बीच ये ट्रायल किया जा सका वो काफी फास्ट वे में रहा। तो दैट्स वाई ये जो है वैक्सीन काफी जल्दी तैयार हुआ। जहां तक साइड इफेक्ट्स की आप जैसे आप बात कर रहे हैं, तो साइड इफेक्ट के बारे में समझने की जरूरत है कि किसी भी वैक्सीन या फॉर दैट मैटर कोई भी आप सिंपल से भी दवाई खाते हैं, उसके अपने थोड़े से माइनर से साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस वैक्सीन के साथ भी कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि सिंपली आपके इम्यून रिस्पॉन्स को दिखाता है। जैसे कि इस वैक्सीन के बाद आपको इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, आपको बॉडी एक हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है। ये माइनर चीजें हैं जो खुद से ही ठीक हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस पे, या ओवर द काउंटर पैरासिटामोल टैबलेट से ये ठीक हो जाती है। कोई बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। फिर भी सारे एहतियात बरतते हुए जो भी वैक्सीनेशन साइट है, किसी को भी वैक्सीन लगता है उसके बाद उसको एटलीस्ट आधे घंटे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। जैसे एक रेयरेस्ट साइड इफेक्ट जो एनाफाइलेक्सिस की हम बात करते हैं, वो इन आधे घंटे में ही नॉर्मली देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर वैक्सीन में कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, और किसी में कोई रेयर ऐसा इंसिडेंट होगा तो उसके लिए भी तैयारी करके रखी हुई है। तो बिल्कुल इस वैक्सीन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप करना, क्योंकि इस वैक्सीन के थ्रू ही हम पैंडेमिक को खत्म कर सकते हैं। जी, तो जब भी नंबर आता है आपका वैक्सीन लगाने के लिए तो वो लगवानी चाहिए। और साथ ही जब वैक्सीन लग जाए तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप वैक्सीन साइट पे जाएं तो जो भी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो आपकी हिस्ट्री लेगा वैक्सीन लगाने से पहले, तो कोई भी अगर आपको एक कोई मामूली से भी परेशानी है वो डेफिनेटली शेयर कीजिए, उसको अपने तक सीमित नहीं रखिए। अदरवाइज कई बार जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो चाहे आपकी पहले से कोई दवाइयां चल रही हैं, कोई भी बीमारी है, कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, कोई पुराना कोई वैक्सीन या इंजेक्शन के साथ कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, ये सारी चीजें खुलकर डॉक्टर के सामने रखें, ताकि डॉक्टर एक इन्फॉर्म्ड वे में जो है डिसीजन ले पाए कि आप वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित है या नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए। जी, जिस तरह हम वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो वैक्सीन जब लगती है या पहले भी वैक्सीन हमें लगती रही है, तो वैक्सीन जो लगती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि बॉडी का फिर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करने लगता है, तब उसमें कुछ जिस तरह आपने बताया कि लक्षण थोड़े बहुत दिखाई देने लग जाते हैं आधे घंटे के बाद, तो इनको नेगेटिवली लेना चाहिए या ये नॉर्मल है? देखिए, जो वैक्सीनेशन का जो मेन पर्पस होता है वो उस पर्टिकुलर जिस बीमारी के अगेंस्ट ये वैक्सीन है उसको मिमिक अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया है। तो जो भी हम
इस वैक्सीन के थ्रू जो अचीव करना चाहते हैं वो है कि इस बीमारी के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाए, ताकि फ्यूचर में अगर ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में एंट्री लेने की कोशिश करता है तो ये बीमारी की तरह मैनिफेस्ट ना हो। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो उस पर यही लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आपके साथ परसिस्ट करे, लेकिन वैक्सीन के साथ यही खास बात है कि उस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है विदाउट कॉजिंग ऑल दोस कॉम्प्लिकेशन और रिस्क ऑफ लूजिंग योर लाइफ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन के थ्रू ही इम्यूनिटी हम डेवलप कराएं, ना कि इन्फेक्शन के थ्रू, और उसके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत जरूरी है। जी, तो उनको क्या वैक्सीन ये लगवानी चाहिए, या उनके लिए कोई खास वैक्सीन है या किसी स्पेशल ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा जाता है? उनको वैक्सीन लगाने के लिए क्या सलाह? लोग ब्लड थिनर पे हैं, प्रेफरेबली ये वैक्सीन न लगाएं। इसके पीछे एक सिंपल रीजन होता है कि कोई भी ब्लड थिनर पे होता है, अगर उसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो उस साइट पे ब्लड कलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। यानी कोई भी जिसमें प्लेटलेट डिसफंक्शन हो, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कोई एंटीकोगुलेंट पे होता है, जो ब्लड थिनर की हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये टेंडेंसी हम किसी को भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेने से मना करते हैं। तो शायद इसी रीजन से अभी फिलहाल ऐसे लोगों के लिए जो स्पेशली जो ब्लड डिसऑर्डर के जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है, चाहे वो बीमारी के चलते या ब्लड थिनर के चलते, उसमें कंपनीज ने कहा है कि अभी आप ये इंजेक्शन न लें, वैक्सीनेशन न लें। लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, इनफैक्ट ऐसे लोग जो जिनके हार्ट की परेशानी है, करना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए? देखिए, अभी तक तो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को ही फर्स्ट फेज में वैक्सीन देने की बात कही गई है। हेल्थ केयर वर्कर में भी जो प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, ऐसे लोग को डेफिनेटली अभी वेट करना चाहिए कि उनके लिए अभी वैक्सीनेशन की परमिशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, विद टाइम जैसे जैसे बाकी लोगों में ये वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी, जैसे फेज 2 में आगे लोगों को दिया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग फर्दर जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। साथ ही क्या वैक्सीन लगने के बाद कुछ लक्षण ऐसे दिख सकते हैं, या फिर जो लोग कोरोना के एक्टिव मरीज हैं जिनमें अभी इन्फेक्शन है, क्या उनको अभी बचना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए वैक्सीन कुछ समय तक? जो कोविड-19 के एक्टिव पेशेंट्स हैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है कि वो इस बीमारी को दूसरों को फैला सकते हैं। तो इसलिए जो भी एक्टिव कोविड-19 पेशेंट्स हैं उन्हें वेट करना चाहिए एटलीस्ट 4 हफ्ते तक इनिशियल इन्फेक्शन से, उसके बाद ही वैक्सीनेशन के बारे में प्लान करना जाए, क्योंकि वो दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। जी, और क्या भूखे पेट भी वैक्सीनेशन नहीं होता? देखिए, भूखे पेट से कई लोगों को जो है चक्कर आ सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कि हम वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि खाली पेट प्रेफरेबली आप वैक्सीन सेंटर पर न जाएं, क्योंकि उसके चलते हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट की तरह हमें लग सकता है। जी, और अगर किसी को बुखार है, नॉर्मल बुखार है, तो भी क्या उस स्थिति में भी उसको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, वेट करना चाहिए रिकवर होने का, या कुछ कितने टाइम पीरियड के बाद लगवाना चाहिए? बिल्कुल, अभी कोई भी अगर किसी को कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, बुखार है, तो ऐसे लोगों को बुखार ठीक होने का या उस इन्फेक्शन के ठीक होने का वेट करना चाहिए। एक बार जब इस करंट बीमारी से आप रिकवर कर चुके हो तो ही वैक्सीनेशन के लिए आपको आगे आना चाहिए। जी, इसके अलावा क्या ऐसा है कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म भी क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म तो आपने बताया कि नॉर्मल है वो, लेकिन लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई डेटा है नहीं कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स को लेकर। देखिए, जो भी वैक्सीन अभी तक ह्यूमंस में यूज होते हैं, उनके मैक्सिमम जो भी वैक्सीनेशन है, आई एम नॉट अवेयर कि किसी भी वैक्सीन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं। सिंस जो भी टेक्नोलॉजी या टेक्निक हम इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वैक्सीन में यूज कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ही हम अपने कंट्री के वैक्सीन में यूज कर रहे हैं। तो आज तक कोई ऐसा रिपोर्टेड इंसिडेंस नहीं होता है जो वैक्सीनेशन के 1-1.5 महीने के बाद किसी में कोई इस तरह के साइड इफेक्ट है। तो जो भी ये वैक्सीन के जो ट्रायल हुए हैं, उनका जो डेटा है 1-2 महीने का फॉलोअप से ज्यादा का इनफेक्ट फॉलोअप है, जिसमें कोई किसी तरह के लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक पाए गए हैं। तो बहुत अनलाइकली है, बहुत ही रेयर सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि किसी को लॉन्ग टर्म में जाके इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट, इसलिए आई डोंट थिंक कि किसी को लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। ये बिल्कुल सेफ
वैक्सीन माना जा रहा है। जी, साथ ही मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूंगी। मैं अब लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है। दिल्ली के मैं एक मार्केट में गई, वहां पर मैंने किसी को अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए दी, तो अब मैं उसको कहने लगी थोड़ी सावधानी बरतना, सैनिटाइज कर लेना अपने हाथ। तो उसमें वो, अरे मैडम अब तो कोरोना वोरोना सब गया। तो लोगों का मतलब, दिल्ली के बहुत पॉश इलाके की मैं बात कर रही हूँ, तो लोगों में अब ज्यादातर, एक नहीं ऐसे मैंने कई इंसिडेंट देखे जहां लोगों में बहुत कैजुअल अप्रोच हो गई। अब तो कोरोना वोरोना कुछ रहा नहीं। तो मतलब क्या इस तरह का अप्रोच इतना कैजुअल लोगों को अभी रखना चाहिए? इस सोच के साथ लोग अभी घूम रहे हैं। देखिए, ये मैं कहूंगा कि बहुत ही गलत सोच है, और डेफिनेटली ये खुद के लिए ही नहीं, बाकी आसपास आपके जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही रिस्की है। एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन का जो प्राइमरी काम है वो इन्फेक्शन के बाद कॉम्प्लिकेशन को रोकने में ज्यादा हेल्प होता है। इनफेक्ट आप अभी भी हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 जो भी कोरोना इन्फेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, तो 80 to 85% लोग एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो बीमारी की उस तरह से प्रेजेंट नहीं करते हैं। ऐसे एसिम्प्टोमेटिक लोग एक दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकते हैं बिना जाने। वैसे ही वैक्सीनेशन का भी एक तरह से यही काम है कि अगर इन्फेक्शन तो फिर भी हो सकता है, बीमारी में कन्वर्ट नहीं होगा। आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, आप ये इन्फेक्शन दूसरों को बांट सकते हैं, स्पेशली जो जिनमें इम्यूनिटी नहीं है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है, पहले से इन्फेक्ट होकर उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं आई है। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उसको हम भूल जाए। एक भी केस रिपोर्ट हो रहा है देश से, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर फिर भी हो सकते हैं और ये इन्फेक्शन दूसरे को बांट सकते हैं। उसके अलावा वैक्सीनेशन लगने के बाद जो सेकेंड डोज लगता है, जो 4 हफ्ते के बाद लगाई जाती है, उसके भी 2 हफ्ते के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक तरह से प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी आपके अंदर डेवलप होती है, यानी कि अगर उससे होने में कोई मदद कर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप वैक्सीनेट हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पहले डोज के बाद ही। जी, और अगर वैक्सीन लग गई तो भी शायद वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो इस सोच को भी कहीं उनको इस सोच से भी दूर रहना होगा कि वैक्सीन लग गई तो भी अब उसके बाद आप ना इन्फेक्ट होंगे, ना किसी को इन्फेक्ट कर सकते। नहीं, बिल्कुल ये सोच बिल्कुल नहीं लानी चाहिए कि वैक्सीनेशन के बाद आप किसी और। ये है कि जो मास्क पहनने की हम बात करते हैं, बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाने की बात करते हैं, हाथ धोते रहने की बात करते हैं, इन सब चीजों का आप बिल्कुल पालन करते रहें, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जी, साथ ही जिस तरह हर्ड इम्यूनिटी की बात हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और कब हम हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज में पहुंच जाएंगे? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि इतने लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ जाए सोसाइटी में कि वो एक बैरियर का काम करे, कि इन्फेक्शन एक से दूसरे तक जाने का कोई ऑप्शन बच ना जाए। तो इस पर्टिकुलर बीमारी में अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली कितने लोगों के अंदर ये इम्यूनिटी आएगी, तो उसके बाद हम एक तरह से बैरियर हो जाएगा और ये ट्रांसमिशन सोसाइटी में उस वे में नहीं होगा, ये पैंडेमिक या एपिडेमिक फॉर्म में नहीं रहेगा। तो गेस वर्क यही है कि एनीथिंग बिटवीन 60 to 80% लोगों के बीच में अगर ये इम्यूनिटी आ जाती है तो शायद हम अब एक दूसरे को बचा पाए। तो जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव है, इसी रीजन से हम वैक्सीनेशन करने की कोशिश करते हैं कि लोगों में एक आर्टिफिशियल वे में इम्यूनिटी क्रिएट कर दें, सो दैट कि इतने लोगों के अंदर इम्यूनिटी हो कि दूसरे में हम ट्रांसमिट न कर पाए। तो सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी कितने दिन में आएगा, कितने लोगों में इम्यूनिटी आने के बाद आएगा, ये अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें सावधानी बरतते रहनी चाहिए, और जिसका जब भी मौका मिले, जब भी नंबर आए, वैक्सीनेशन से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। जी, तो अंत में डॉक्टर नीरज निश्चल, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि जैसे एक जुकाम भी होता है तो वो शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है। अब अगर वैक्सीन लग भी जाती है और उसके बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, हालांकि वो फेटल नहीं होगा, बस शरीर को ये पहचान लेगा कि ये एक बाहरी एक शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर उसको पहचान कर उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। लेकिन फिर भी हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए वैक्सीन लगने के बाद भी, क्योंकि वैक्सीन लगने के भी, जैसे हमने आपसे पिछले शोज में भी बात की, 6 से 8 हफ्ते लगते हैं इम्यूनिटी डेवलप होने में वैक्सीन पहला लगने से लेके। तो ऐसे में वैक्सीन को लेके हम लोगों की सोच क्या होनी चाहिए? किस तरह के प्रिकॉशंस हमें
लंबे समय तक बरतनी चाहिए कि वैक्सीन लग भी गई तो भी हमें जब एक नॉर्मल कोल्ड से बॉडी को इतना नुकसान होता है, तो अगर इस तरह का इन्फेक्शन वैक्सीन लगने के बाद भी इससे बचाव के लिए किस तरह के प्रिकॉशंस बरते जाने चाहिए, और वैक्सीन को लेके आम लोगों की क्या सोच होनी चाहिए? देखिए, वैक्सीन बहुत जरूरी है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि वैक्सीन या फॉर दैट मैटर किसी भी दवाई की एक एफिकेसी होती है, यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वैक्सीन इतने लोगों में इफेक्टिव होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी वैक्सीन की 100% एफिकेसी नहीं हो सकती। इसका मतलब कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं हो, वैक्सीन लेने के बाद भी मे बी उनमें उस तरह की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी कि उनको ये बीमारी से बचा पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सावधानी बरतते रहें, स्पेशली जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, जो इम्यूनोसप्रेस्ड लोग हैं, उनको तो बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जो वैक्सीन के बारे में ढेर सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी लोगों के बीच में फैला हुआ है, जो इसे वायरल मैसेजेस हैं, जो लोग बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड करते हैं, जो एक गलत आगे पास ऑन होता है। तो ये वैक्सीन को लेकर ढेर सारी भ्रांतियां फैला दी गई हैं, जिसके चलते लोगों के मन में एक बहस आया कि भाई ये वैक्सीन तो बहुत जल्दी आगे सेफ नहीं है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी इफेक्ट क्या होता है। जिनको इन सब चीजों के बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो भी एक्सपर्ट बन के ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं, जिसके चलते लोगों के बीच में एक हेजिटेंसी सी देखी गई इनिशियली कि भाई ये वैक्सीन सेफ नहीं है, मे बी हमें नहीं लगाना चाहिए। तो ये बहुत समझने की जरूरत है कि कोई भी वैक्सीन ऐसे मास लेवल पे अगर परमिट है तो डेफिनेटली जो सेफ्टी एस्पेक्ट है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, लेकिन जो वैक्सीनेशन जो बाकी बिहेवियर का भी पालन करते रहे, क्योंकि पैंडेमिक अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर कोई भी अभी पैंडेमिक के केसेस चल रहे हैं, तो हम हमेशा रिस्क पे रहेंगे। और जो हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, वो एक श्योर शॉर्ट तरीका है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं, हम यूके वेरिएंट की बात कर रहे हैं, अफ्रीकन वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत श्योर है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा वेरिएंट है, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें तो हम उस वेरिएंट से सेफ हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन, जो बायोलॉजिकल वैक्सीनेशन है और सोशल वैक्सीनेशन है, दोनों को साथ साथ लेकर चलें, तभी हम इस पैंडेमिक को खत्म करने के बारे में सोच सकते हैं। जी, तो वैक्सीन सुरक्षित है, किसी भी तरह की भ्रांति या किसी भी तरह की जो मिथ है उनसे दूर रहें, इस वैक्सीन को लेके जो भी फेक न्यूज है उससे दूर रहें, और जब भी नंबर आए आपका वैक्सीन लगवाएं आप और जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो नॉर्मल है, उसका मतलब है कि शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो तैयार कर रहा है, अगर किसी भी तरह का इस तरह का कोई वायरस शरीर में आता है तो उससे लड़ने के लिए। साथ ही जिस तरह आपने बताया कि जो है सोशल जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते रहना बहुत जरूरी है। और क्या आप ये कहना चाहेंगे कि वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी जब डेवलप हो गई उसके बाद भी लंबे समय तक कोशिश करें कि इस फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, मास्क का कल्चर अपना लें लंबे समय तक, और खास तौर पे वो लोग जिनको कोमोर्बिडिटी है? बिल्कुल, ये बिल्कुल जरूरी है कि हम जो कोविड बिहेवियर है उसका पालन करते रहें, जब तक हम पूरी तरह से इस पैंडेमिक को खत्म नहीं कर देते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज निश्चल इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।